हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन में आज की अपनी तीसरी क्लास वाक्यों का परिवर्तन देखेंगे। और आपने जो पिछले दो क्लासेस में देखा था कि इस टॉपिक से कितने सिंपल क्वेश्चन आते थे 2020 से पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2020 के बाद से इसका जो लेवल है, क्वेश्चन ऑफ लेवल काफ़ी एडवांस हो गया है। उसको हम जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी, जैसे ही समाप्त हो जाएगी हमारी क्लास, उसके बाद हम इसको उस एडवांस लेवल को भी देखेंगे कि उसमें किस किस टाइप के अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं हिंदी को लेकर। और एक बार जब आपका पूरा पेपर ट्रेंड का पता चल जाएगा तो उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेसिक टू एडवांस लेवल पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की अपनी क्लास नंबर 3। क्वेश्चन पहला है आज का कि 58 को हिंदी में लिखिए। तो 58 को हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में आपको बताना है कि 58 कैसे लिखा जाएगा। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से अंक बता देता हूँ देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से 3, ठीक है। और ये हो गए 4, और ये है 5, ये इस तरह से 6, और इस तरह से 7, और ये हो गया 8, ये हो गया 9। बाकी फिर आप 10 तो आप लिख ही लोगे। तो इनके इसको देख के ये जो अंक मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पे आप बताइए कि इसमें से 58 देवनागरी लिपि या हिंदी में किस तरह से लिखा जाएगा। तो 58 ये है, तो 5 देखना, 5 इसमें भी है, और 8 ये रहा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये 5 और 8। ये कितना है? ये है 50। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये है 5 और ये है 6, 56। ये है 4 और 8, तो 48। ये है 5 और 7, 57। डीएसएसबी मैट्रन व बॉर्डर परीक्षा 2014 में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 29 को अंकों में लिखते हैं। 29 को फिर से आपको बताना है कि 29 को हिंदी या देवनागरी लिपि में किस तरह से लिखा जाता है। ये लाइब्रेरियन परीक्षा 2014 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी अंक जो बताए थे उसके आधार पे आप देखते हैं क्या होगा। ये 2 सब में तो है ही। ये क्या है? ये 8 है, ये 6 है, और ये 3 है, और ये है 9। तो सही 29 को किस तरह से लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। इस तरह से आपको मिलेगा 29 बना हुआ, ठीक है। ये 29 क्लियर। बाकी का अभी देख लेते हैं। ये है 28, ये 28, ये 26, और ये 23, ये 23, ये 26 है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है। देख, रिपीटेड क्वेश्चन है। डीएससी लाइब्रेरियन परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो मतलब जिस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखे जाइएगा, क्योंकि यही अभी हमने देखा था मॉर्टन और वो बॉर्डर वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और लाइब्रेरियन परीक्षा 2014 में सेम ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप एक बार जरूर देख के जाइए। तो विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप आपको बताना है, अर्थात विधवा शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है। क्या होगा? ऑप्शन पहला है विधवी, विधुर, विद्वान या विदुषी, ठीक है। तो इस विधवा शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? विद्वान, ओ सॉरी, विधुर। क्या होगा? विधुर। विधवा का पुल्लिंग होता है विधुर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 को हिंदी में कहते हैं। 65 को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला 55, 56, 73, 65। तो 65 को हिंदी में क्या कहते हैं? 65 को हिंदी में बोलते हैं 65, ठीक है। बाकी का भी देख लेते हैं। 55 को 55 कहा जाता है, 56 को 56 कहा जाता है, और 73 का मतलब होता है 73, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 64। 65 को हिंदी में क्या कहते हैं? 65 कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोबी शब्द का अन्य लिंग रूप, यानी कि धोबी शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन पहला है धोबी ने, ऑप्शन दूसरा धोबी, ऑप्शन तीसरा धोबिन, ऑप्शन चौथा है धोबिनियों।
ये भी लाइब्रेरियन परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। ठीक है, तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन। याद रखना, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द होता है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण भी वो शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये घोड़े की विशेषता क्या है? लाल। घोड़े की विशेषता क्या है? लाल। तो घोड़ा हो गया, ये इसकी किसकी विशेषता बता रहा? घोड़ा की विशेषता बता रहा है, लाल। घोड़ा कैसा है? लाल। तो लाल हो गया विशेषण। लाल क्या हो गया? विशेषण। जो लाल है वो विशेषण हो गया, और घोड़ा हो गया विशेष्य। घोड़ा क्या होगा? घोड़ा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो हो गया विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया कुछ भी हो सकता है। तो घोड़ा हो गया विशेष्य और लाल हो गया विशेषण। और क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से विशेषण शब्द है। इसके साथ ही दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या होता है? ये क्रिया हो गई। दौड़ रहा है तो क्या हो गया? क्रिया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि लाल क्या होगा? विशेषण, और घोड़ा होगा विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता लाल क्या है? घोड़े की विशेषता है। ठीक है, और दौड़ रहा है ये हो गया क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण विभाग में आता है। जो घा वर्ण है वो किस विभाग में आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये लाइब्रेरियन एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण किस विभाग में आता है। स्वर, अनुस्वर, व्यंजन या संयुक्ताक्षर। तो जो घा वर्ण है वो किस में आता है? स्वर आपको पता ही है कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अनुस्वर 2, ये वाले अंग और अंगा, ये अंगाह, ये अनुस्वार हो गई, अनुस्वार। और संयुक्त अक्षर जो है छ, त्र और ज्ञा, छ, त्र, ज्ञा, ये जो है संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, जबकि व्यंजन जो स्वर की सहायता, जिनकी मतलब व्यंजन ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यार जिनके उच्चारण में स्वर सहायता करते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो व्यंजन घा वर्ण जो है वो किस में आता है? वो व्यंजन में आता है। स्वर मैंने आपको बता दिए, जैसे आ, ई। ठीक है, आ, ई, उ, री, ये स्वर में ए, ओ, और ये स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। अनुस्वार, अंग और अंगाह होता है। संयुक्त अक्षर ये हो गए। तो घा वर्ण आपसे पूछा गया, तो घा वर्ण जो है वो एक व्यंजन शब्द है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जहाँ किसी के गुण, भाववाचक संज्ञा में याद रखना 3 चीज़ें जो होती हैं, गुण, दशा, गुण, दशा और भाव का बोध हो। गुण, दशा और भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसे? जहाँ पर गुण, दशा या भाव का बोध हो। ठीक है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और साथ ही इन्हें पहचानने के लिए एक ट्रिक आप याद रखना कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए जो ट्रिक यूज की जाती है, उसमें आ अंत में, जो अंत में आ, ई, ता, आ, ई, ता, त्व, और इसके साथ ही पन, पन। अगर किसी वाक्य या शब्द के अंत में ये आ, ई, ता, त्व, पन आता है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लड़का है, जैसे कि ता, त्व, ई, और ये जब आए तो ये क्या कहलाता है? ये जो है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो लड़का है उसका हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। इस क्वेश्चन में लड़का जो है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो लड़कपन, लड़की,
लड़कापन, लड़काई। ठीक है, ऑप्शन भी आपने देख लिए क्या क्या है, लड़कपन है, ऑप्शन दूसरा लड़की, ऑप्शन तीसरा लड़कापन और ऑप्शन चौथा लड़काई। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, तो लड़का का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 लड़कपन। ठीक है, लड़कपन इसका आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। बुरा, तो बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ऑप्शन क्या है, बुरे, बुरी, बुराई या फिर बुरा। तो बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप जो है वो होगा, जिस मैंने अभी आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बुराई, यही इसका सही आंसर होगा। बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बुराई। क्लियर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। क्वेश्चन क्या है, अपना, अपना का आपको भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। ऑप्शन अपनापन, ऑप्शन दूसरा है अपनाई, ऑप्शन तीसरा है अपना और ऑप्शन चौथा है अपनी। क्लियर। ऑप्शन चौथा क्या है, अपनी। तो इसका जो अपना का जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, अपनापन। अपनापन या अपनत्व भी बोलते हैं, जहाँ पर त्व लगा हो, अपना, अपनापन भी होगा, अपनापन होगा या अपनत्व, क्या होगा, अपनत्व, अपनत्व। क्लियर, अपनत्व। तो ये हो गए इसके भाववाचक संज्ञा, किसके, अपना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। सेवक, तो सेवक का आपको भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। सेवक का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेविका, दूसरा है सेवकाई, तीसरा है सेवक और चौथा है सेवका। लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आया है। इसमें से आपको सेवक का भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। तो क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेवकाई। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। मानव, मानव का आपको भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। ऑप्शन क्या है, मानवता, ऑप्शन दूसरा मानवस्था, ऑप्शन तीसरा जो है मानवपन, ऑप्शन चौथा है मनाव। ये भी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपने मानव का क्या भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। तो मानव का क्या होता है, मानवता, मैंने कहा था ना अंत में ता आए, तो वो शब्द क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपने देखा ता आ रहा है और साथ ही इसका भाव, मानव का भाव क्या होगा, मानवता। ठीक है, ये इसका आंसर है मानवता। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 को हिंदी में कहते हैं, 17 को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है, 16, 70, 17 या 10 पर 7। ठीक है, ऑप्शन आपने देखे। ये लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया है कि 17 को हिंदी में क्या कहते हैं। तो 17 को हिंदी में क्या कहा जाता है, 17। क्या बोला जाता है, 17। 16 क्या होता है, 16 1 6, 16 को 16 है बोला जाता है। 70 मीन्स 70, 70। क्लियर। 16 को 16, 70 को 70, ना कि 17। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, जब हमने पिछली क्लास नंबर दूसरी जब की थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, जो बॉर्डर परीक्षा में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक है, विकास का आपको विशेषण बताना है। ऑप्शन क्या है, विकासी, विकसी, विकसित या विकासित। तो विकास का विशेषण होता है विकसित। क्या होता है, विकसित। क्लियर। विकास का क्या होता है, विकसित। डेवलपमेंट इंग्लिश में से बोलते हैं, डेवलपमेंट। इसका जो विशेषण होगा वो होगा विकसित, डेवलप। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर लिखिए। शरीर, शरीर का विशेषण आपको बताना है। ठीक है, जब शरीर में एक प्रत्यय लगाकर कोई, जैसे शरीर है, शरीर या बॉडी, शरीर में
क्या किया है, इक प्रत्यय लगाया है। इक प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं, जिसमें प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं ऐसे शब्द भी होते हैं। जैसे शरीर में एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा इसका विशेषण, शारीरिक, 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 शारीरिक। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शरीर जो है उसका आपको विशेषण बताना है, तो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, साथ ही इसकी वर्तनी पर भी ध्यान देना कि शारीरिक लिखा कैसे जाता है, यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर लिखिए। रचना, रचना की आपको विशेषण बताना है। ठीक है, ऑप्शन है रचन, ऑप्शन नंबर 2 रचित, ऑप्शन नंबर 3 रचनी और ऑप्शन नंबर 4 रचने। लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो रचना का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर 2 रचित। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि वह अपना कर्तव्य, क्वेश्चन पूछ रहा है वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तो यह वाक्य किस काल का है, मतलब किस काल में है। ऑप्शन क्या है, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, भविष्यत काल या भूतकाल। क्लियर। तो वह अपना कर्तव्य कर रहा है, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो कौन सा वर्तमान काल है, तो ये सामान्य वर्तमान काल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि वह तुरंत अपना कर्तव्य कर रहा है, या तुरंत या आवश्यक, एकदम कंडीशन कोई इसमें लगी होती तो तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन सेंटेंस है, तो यहाँ क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बकरी शब्द का पुल्लिंग, यही क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले भी ये मतलब हमने देखा था जब पहली क्लास की थी। तो बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। भेड़, नर बकरियां, बकरियां और बकरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। ठीक है, डैश डैश हमेशा सच बोलिए, तू हमेशा सच बोलिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तू जो है वो एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन के सेंस में, तो ये नहीं बनेगा। आप हमेशा सच बोलिए, तुम हमेशा सच बोलिए, मैं हमेशा सच बोलिए, तो मैं भी नहीं, मैं हमेशा सच बोलूँगा या मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ऐसा तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपको एक आंसर चुनना है। तो तुम हमेशा सच बोलिए हो सकता है, या आप हमेशा सच बोलिए। लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि ये सेंटेंस है तो इसके हिसाब से बिल्कुल इसमें सटीक फिट क्या बैठेगा, आप हमेशा सच बोलिए। क्या होगा, आप हमेशा सच बोलिए, यही इसका सही आंसर होगा। आप हमेशा सच बोलिए, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, आप हमेशा सच बोलिए, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। मीठा शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, मिठाई, मीठी, मिठास, मीठ। लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। क्या होगा, मैंने बताया था कि जिसके अंत में आ, ई, आई, त्व, ता, ऐसे कोई भी सेंटेंस या पन आए तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। तो मिठाई, मीठी, मिठास, मीठ, ना तो ये होगा, मिठास ये भी नहीं होगा, मीठी ये भी नहीं होगा, आई इसमें देखने को मिल रहा है, तो मिठाई ही इसका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्या होगा, मीठी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, मिठाई। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। ऑप्शन क्या है, घबराहट, घबरा, घबरापन और घबराई। तो जो घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा क्या होगा, घबराहट। क्लियर। घबराहट, इसका ये भाववाचक संज्ञा, जैसे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे क्या ये
ये भाव ही तो है, तो यही इसका सही आंसर होगा, घबराहट। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। लोअर डिवीजन क्लर्क इसीलिए कह रहा हूँ, जिस ईयर में DSSB जो कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, मान लीजिए अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो, या मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश वगैरह अगर कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसके क्वेश्चन आप देख के जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप जिससे ज़रूर देख के जाना। इस साल जो भी DSSB द्वारा एग्ज़ाम आयोजित होंगे और जैसे जैसे उसके पेपर होंगे उसकी सॉल्यूशन आप करके जाइएगा, तो आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएं सब टॉपिक को मिला के, ठीक है। तो बाघ का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बाघिन, बाघीना, बाघाइन, भगिनी, ठीक है। तो बाघ का जो स्त्रीलिंग रूप होता है बाघिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण लिखिए। पुराण, ठीक है, पुराण। अब पुराण में क्या है कि प्रत्यय लगाकर, पुराण में प्रत्यय लगाकर इसकी विशेषता, पुराण में क्या किया है, एक प्रत्यय जोड़ दिया गया है जिससे कि ये विशेषण में बदल गया है। पुराण में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? वो है इक प्रत्यय, ठीक है, इक प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पौराणिक। आपसे पुराण का विशेषण पूछा गया है पौराणिक, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कोई भी विशेषण पता करने के लिए उसके आगे एक संज्ञा शब्द लगा कर देखिए, अगर वो फिट बैठता है तो यकीनन वही उसका सटीक होगा। जैसे पुराणी, पुराण का क्या होगा? पुरानी पुस्तक, तो या पुरानी ग्रंथ होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पुराण का ग्रंथ, ये भी नहीं। ग्रंथ क्या मतलब? ऐसे पौराणिक ग्रंथ, बिल्कुल सही यही होगा, पौराणिक ग्रंथ। पुराणिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं, इसकी वर्तनी ही अशुद्ध है। तो आपका इसमें क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, पौराणिक ग्रंथ। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीड़ा, पीड़ा का विशेषण आपको बताना है। पीड़ा का विशेषण, पीड़ित, पीड़ी, पीड़े या पीड़। सिंपल सा ये कि पीड़ा का विशेषण होता है पीड़ित। क्लियर। जिसने क्या होगा इसका? पीड़ित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण लिखिए। विशेषण शब्द मैं एक बार बता दूं आपको कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। विशेष से क्या होगा? या तो कोई संज्ञा हो सकता है, या सर्वनाम हो सकता है, या फिर कोई क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोक, जैसे लोक क्या है? लोक एक संज्ञा है, तो लोक का आपको विशेषण बताना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लौकिक, ऑप्शन नंबर 2 लौकिक, ऑप्शन नंबर 3 लोक का, ऑप्शन नंबर 4 लोक की। ये मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्द क्या होगा? लोक का होता है लौकिक, इसका सही आंसर होगा लौकिक। क्लियर। क्या होगा? लौकिक। अगला क्वेश्चन जो है 46 को हिंदी में क्या कहते हैं? 46 को हिंदी में क्या कहते हैं? मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो मोटर वाहन 46 को आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं। 4, 6, 40 पर 6, 46 या 46। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46। इस टाइप के भी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम के, जिन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत टफ पड़ जाता है कि इसको क्या बोला जाता है। तो 46 कहते हैं भैया 46 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है नाम पद, ऑप्शन नंबर 2 क्रियापद, ऑप्शन नंबर 3 नाम विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 सर्वनाम। ये मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण।
या नाम विशेषण, यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने चित्र देखा, यह वाक्य है। उसने चित्र देखा, यह वाक्य है, क्या है? उसने चित्र देखा सामान्य वर्तमान काल है, भूतकाल है, तात्कालिक वर्तमान काल है या भविष्य काल है? ये मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश डैश है। यह वाक्य क्या है? देखा, यानी कि ये बात अतीत की होगी। उसने चित्र देखा, देखा था, यानी कि ये क्या है? अगर ये मतलब इंग्लिश का वर्ड होता तो ये क्या होता? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आता। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या है? ये सिंपल अतीत उसकी बात करता है, मतलब तो ये होगा भूतकाल। क्या होगा? उसने चित्र देखा, यह वाक्य भूतकाल का है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, और तत्सम शब्दों में उत्पन्न होने वाले विकार से विकसित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया? आसरा। आसरा क्या है? आसरा एक तद्भव शब्द है जो आपने आम बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि आसरा। ठीक है, तो इसका आपको तत्सम बताना है। तो आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आश्रय, आसर, अशर या आश्रित। मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसरा का क्या होगा? आसरा का होगा आश्रय। क्लियर? आसरा का क्वेश्चन ये आंसर होगा आश्रय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सही विन्यास शब्द लिखिए। इनमें से सही विन्यास शब्द लिखिए। मतलब क्वेश्चन कैसे घुमा के आपसे पूछ सकता है, देख लीजिए। विन्यास का यहाँ मतलब होता है कि आपको इस क्वेश्चन की विद्यार्थी जो है उसकी शुद्ध वर्तनी पहचाननी है इन सभी ऑप्शन में से। मोटर वाहन इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपसे पूछा गया है। विन्यास का अर्थ होता है कि आपको इसका स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है कि बिल्कुल मतलब ऐसा कौन विद्यार्थी का, बिल्कुल ऐसा कौन सा शब्द है जो विद्यार्थी की, जिसमें कोई कमी नहीं। सॉरी, सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें विद्यार्थी की शुद्ध वर्तनी बतानी है कि जिसमें मात्रा संबंधी कोई अशुद्धि ना हो। ठीक है, तो कितना घुमा के आपसे पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है डीएसएसबी एग्जाम में हिंदी से संबंधित। तो विद्यार्थी, विद्या और विद्यार्थी और विद्यार्थी और विद्या और थी, तो इस तरह से आपको बताना है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी। ऐसे ही लिखा जाता है, विद्या धन अर्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी। क्या विद्या, आप बचपन में जब संधि इसकी करोगे तो कैसे? विद्या धन अर्थी, अर्थी। तो इससे कैसे मतलब क्या शब्द बनेगा? जो शब्द बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी। क्या? विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द बनेगा। क्लियर? ये होगा इसका शुद्ध वर्तनी या सही विन्यास विद्यार्थी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। तो वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा में आ, ई, ता, त्व, सॉरी, त्व या त्व, पन और आई शब्द आए तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो इन ऑप्शन में इस ट्रिक से भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये शब्द देखने को आपको मिल सकते। कहाँ? शब्द के अंत में। ठीक है, शब्द के अंत में। तो वकील शब्द है, इसके अंत में जो इनमें से कोई भी आपको दिखे तो वही आपका सही आंसर होगा। वकीलता ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वकालत है, और बाकी ऑप्शन भी देख लेते। वकीलता ये भी नहीं होगा। वकीलत, तो वकीलत
इसमें भी ता आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं होगा। जब सही क्या होता है भाववाचक संज्ञा, वकील का भाववाचक रूप क्या होगा, वकालत। क्या होगा, वकालत। क्लियर। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताई थी, जो ऐसी मतलब संज्ञा का वह प्रकार जिसमें संज्ञा के गुण, भाव एवं दशा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। एक बार फिर से आप निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। यहाँ फिर से आपसे जो क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा को लेकर ही पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इससे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं, और हो सकता है ये आपको आगे भी मिलेगा। जब हम इसकी एडवांस लेवल के क्वेश्चन 2022-23 के करेंगे, तब भी हम पूरा फोकस करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। तो नेता जो शब्द है उसका आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। ठीक है, नेताजी, इसका ऑप्शन क्या है, नेताजी। ऑप्शन 2 नेताई, ऑप्शन नंबर 3 नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 4 नीत। तो ये लैब सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो नेता क्या होता है, जो आम जनता को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में नेतृत्व करता हो, जनता को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में नेतृत्व करता हो, उसे ही नेता कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्य मतलब जैसे कि जनता की कुछ आकांक्षाएं, जैसे डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है, उसमें जनता की आकांक्षाएं जिसे क्या है सरकार को पूरी करनी। अब सरकार किससे मिलकर बनती है, ये भी आपको पता होगा। जैसे कि हम प्रत्येक क्षेत्र से हम अपने एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वहाँ के लोग उसे चुनकर कहाँ भेजते हैं, संसद में। और वो क्या करता है, उन्हीं से संबंधित नियम कानून बनाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, तो चलिए सीधे सीधे बताते हैं। नेता का भाववाचक संज्ञा रूप इन ऑप्शन में से नेताजी, नेताई, नेतृत्व और नेत में से क्या होगा, नेतृत्व। ठीक है, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। नेतृत्व मैंने क्या कहा कि जनता की उसकी लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहा जाता है। नेता किसका भाववाचक संज्ञा, नेतृत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा रूप बताना है आत्मीय का, आत्मीय का भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। अब तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, आत्मीयता, आत्मीया, आत्मीयापन या आत्मीयत। तो क्या होगा इसका, आत्मीयता। ठीक है, क्या होगा, आत्मीयता इसका सही आंसर होगा। लैब सहायक परीक्षा में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। छोटा, छोटा का आपको बताना है छोटी, छोटे, छोटापन या छोटेपन। डीएसएसबी लैब सहायक परीक्षा 2015 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो छोटा का क्या होगा, छोटापन, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी भाववाचक संज्ञा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो साथ में क्या होता है, कुछ वर्तनी भी आप उसकी देख के चलिए। क्या है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर छोटापन लिखा है और साथ ही छोटेपन। ठीक है, दोनों में पन लगा है, आपने देख लिया कि इसमें भी पन लगा, इसमें भी पन, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें सही क्या होगा। तभी मैं कह रहा हूँ, इसीलिए जब भी आप इसकी करें तो उसकी वर्तनी जब भी पढ़ें ये टॉपिक, तो उससे संबंधित जो भी शब्द आपसे पूछे जाते हैं उनकी वर्तनी भी चेक करके जाइएगा कि इसकी शुद्ध वर्तनी होगा क्या। जैसे कि छोटापन इसका सही आंसर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देना, देना का आपको भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। ऑप्शन क्या है, देन, देना, देनान, देनता। ये भी लैब सहायक परीक्षा 2015 में आपसे पूछा गया। तो देना का क्या होगा, देना का जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 देन, यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर। टोपी शब्द का बहुवचन रूप है, टोपी शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है। क्या है, टोपियाँ, टोपिया, टोपियाँ, टोपिया, टोपियाँ और टोपिया। लैब सहायक परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें टोपी का आपको बहुवचन रूप बताना है। जैसा कि आपने इसमें क्वेश्चन देखा है कि दो जो ऑप्शन है वो सेम दिए गए हैं। ठीक है, बस उसमें जो त्रुटि देखने को आपको मिलेगी तो वो वर्तनी को लेकर है।
इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ वाक्य और वर्तनी जो टॉपिक है उस पर जरूर पकड़ बनाइए, क्योंकि कई बार आपको आंसर पता भी होता है लेकिन आप चूज वो कर लेते हैं जिसकी वर्तनी अशुद्ध होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है टोपियाँ है और यहाँ पर भी टोपियाँ हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टोपियाँ। ये तो इसकी वर्तनी जो शुद्ध होती है टोपी की, टोपियाँ आपने यहाँ टोपी पढ़ लिया, लगा दिया ये टोपियाँ, जबकि होगा क्या, टोपियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 8, 3, 4। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य, इसे ही साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी इन्हें कहा जाता है, मिश्रित। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 2, 3, 4 या 8। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं कितने? 8 होते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। महाप्राण किसे कहते हैं? सिंपल सा ही आपसे परिभाषा ही पूछ ली है महाप्राण अल्पप्राण की, कि महाप्राण कहते किसे हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, महाप्राण। ठीक है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, या जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, और ऑप्शन नंबर 4 जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाप्राण वे शब्द होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, यही आपका सही आंसर है। जैसे कि हो गया ऊष्म व्यंजन हो गए, जैसे कि ऊष्म व्यंजन हा हो गया। ठीक है, ऐसी खा ठा, खा ठा, डा, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो व्यंजन शब्द हो या फिर उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अल्पप्राण जैसे कि ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है अल्पप्राण। जैसे कि स्वर होते हैं आ ई ऊ। ठीक है, इससे क्या होता है, मुख से कम श्वास निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण को दर्शाता है? अल्पप्राण को दर्शाता है, यहाँ पर जो है वो ना है। ये ना मैं लिख देता हूँ, ऐसे समझ जाना, ये ना है। मतलब कौन सा ऐसा वर्ण है जो अल्प प्राण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 झ, छ, न या फा। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ना। मतलब अल्प प्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। तो झ आप बोल के देखिए, झा में अधिक श्वास निकलेगी, छा मतलब उसमें भी अधिक श्वास निकलती है, और फा इसमें भी। जबकि ना एक ऐसा शब्द होता है, इसे अल्पप्राण भी कहा जाता है, जिसके उच्चारण में कम श्वास निकलती है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 ना, एक अल्पप्राण शब्द वर्ण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा महाप्राण को दर्शाता है? महाप्राण को दर्शाता है टा, डा और ठा। तो महाप्राण को दर्शाता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ, आपको महाप्राण को दर्शाता है कौन सा होगा? ट, ड या ठा। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठा। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक श्वास निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो इसमें बोल कर देखिए ट ड, ठीक, और ठा में अधिक श्वास निकलती है, तो ये महाप्राण वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अल्प प्राण, आप देखते ही क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, या जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, या जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से, वर्ण याद रखना, वर्ण जो ये आ ई उ ये जो होते हैं का खा गा, इन्हें वर्ण कहा जाता है। जबकि शब्द वर्णों के मेल से बनने वाले जो शब्द, मतलब जो शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है, उन्हें शब्द कहा जाता है। जैसे कि जिन, ये एक शब्द है, या उच्चारण ये एक शब्द है। जबकि वर्ण होते हैं आ ई उ, ठीक है, इन्हें क्या बोल, आ ई उ का खा गा, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्ण। और शब्दों के जो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें ही शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, यही आपका सही आंसर होगा। क्या जिन वर्णों पर ध्यान देना, यहाँ शब्द दिया गया है, इस पे कंफ्यूज मत होना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे क्या कहा जाता है? उसे अल्पप्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 45। महान का स्त्रीलिंग आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है महान का स्त्रीलिंग। महानती, महती, महत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महानती बिल्कुल नहीं, महती यही इसका सही आंसर है, ना कि महत्री। ठीक है, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। अब देखिए इसमें सभी सेम ही, मतलब जिसकी अगर टोन देखी जाए तो वो सेम ही है, सब में कवित्री 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 ऐसा ही है। लेकिन इसमें सही आंसर क्या होगा? उसकी वर्तनी आपको जरूर देखनी है। जब हमने वाक्य और वर्तनी वाला टॉपिक इसमें कराया था, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाले मैंने कराए थे, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवित्री, ये इसका सही आंसर होता है। क्या? कवित्री। क्लियर, एक बार इसकी वर्तनी जरूर देखे जाना, ये है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नेता का स्त्रीलिंग है नेति, नेत्री, नेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। जैसे अभिनेता, उसको स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री। ऐसे ही नेता का क्या होगा? नेत्री। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री सुना ही होगा आपने। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। विद्वानी, विदुषिता, विदुषी या विदुषी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही आंसर है, विदुषी। और इसकी वर्तनी जो होगी वो बड़ी मूर्धन्य शाह पे, ये वाला मूर्धन्य शाह पे क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा होगी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? विदुषी। क्या होगा? विदुषी, विदुषी, ये मूर्धन्य शाह पे बड़ी ई की मात्रा। क्लियर, ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम जो कल फिर क्लास नंबर 4 के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए ताकि आप इसी बार सक्सेस हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं, बाय।